जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके पास आ चुका हूं और इस बार जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेके आ चुका हूं, वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने बनाया है और उनके कुछ टेक्निक्स है। तो इस वीडियो लेक्चर को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका, जब आप बिजनेस करोगे, असल जिंदगी में बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, तो ये सब प्रिंसिपल आपको यूज करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छे से ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलो शुरू करते। हाँ, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ डब्ल्यू टेलर। कौन बनाया है इसको? एफ डब्ल्यू टेलर। कब बनाया? इन ट्वेंटीथ सेंचुरी। चेंजेस इन द ओपिनियन ऑफ लेबरर्स इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मेजर प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सेक्टर गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक। तो लेबर प्रॉब्लम और इंडस्ट्रीज बढ़ रहे थे उस जमाने में। क्या बढ़ रहा था? इंडस्ट्रीज बहुत सारे बढ़ रहे थे। तो फिर किसका बर्थ हुआ बताओ वहां पे? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। First of all, in the year 1932, Charles Babbage explained the principle of management in his book Economic of Manufacturers, है ना? तो ये चार्ल्स, क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। 1932 की बात है। 1932 में एक बुक बनाया। क्या नाम था उनका? इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर। एफ डब्ल्यू टेलर इज कंसिडर्ड एज द पर्सन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक। तो एफ डब्ल्यू टेलर कौन है? वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाने वाला आदमी है। ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है ये? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही अप्लाइड मैनी एक्सपीरियंसेस वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो अपना बहुत सारा एक्सपीरियंसेस और वर्किंग जो है वहां पे वो लगाया और क्या चेंजेस लेके आया? रिवॉल्यूशनरी मतलब कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आया पूरी दुनिया में, है ना? मैनेजमेंट की दुनिया में। समझ में आ रहा है क्या सबको? बताओ क्या क्या हुआ। कौन सी सदी में आए? 20th सेट। क्या उस समय क्या प्रॉब्लम चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इन लेबर का दिक्कत था, है ना? और इसके कारण क्या बर्थ हुआ? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का बर्थ हुआ, है ना? फिर 1932 में कौन? चार्ल्स वेबर बेबेज। क्या लिखा? कौन सा बुक लिखा? प्रिंसिपल्स नहीं बेटा, इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर। क्या लिखा वो? इकोनॉमी ऑफ। एफ डब्ल्यू टेलर को क्या कंसीडर किया? किसका बाप है वो? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, है ना? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेज। अपने एक्सपीरियंस से वो ये सब चीजें बनाया है। सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग को क्या दिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या दिए? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना? तो जब प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग को पता होना चाहिए। का क्या आ गया बीच में विनीत? क्या आ गया बेटा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना? साइंस मतलब आ गया बीच में, तो साइंस आ गया तो क्या चीज होने वाला है? अभी जो है हवा में बातें नहीं चलेगी। अभी हवा में बातें नहीं चलेगा। उसमें प्रॉपर एक जो है एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक रिजल्ट होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। उसको यूज करेंगे तब हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मेड बाय टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स लग गए इसको बनाने में? साइंस और मैनेजमेंट। हम लोग को पता है ये साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, रीजनिंग, एंड इट गिव्स अ न्यू डायमेंशन टू अवर स्टडी अप्रोच टू डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो क्या बोल रहा है इसमें? दो चीज, लॉजिक और रीजनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिक और। तो इससे हम लोग को नया कुछ, नई चीजें हमारे सामने आती है, न्यू डायमेंशन सामने आता है कि कैसे हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब हम लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, तब उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। सर ये अप्रोच बताओ कोई सा साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। क्यों? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि चीज़ों को प्रॉपर स्टडी करना। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ लिए लास्ट क्लास में एफ डब्ल्यू टेलर, सॉरी, फ्यूल बाबा के 14 प्रिंसिपल्स, है ना? लेकिन हम लोग इसको कुछ भी याद नहीं कर पाए। उसको कुछ याद कर पाएंगे अपन लोग?
नहीं याद कर पाए, लेकिन मैंने आप लोग को क्या बना के दिया, उसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बना के दिया। क्योंकि हमको पता है कि 14 के 14 इंसानी दिमाग जो है एक बार में याद नहीं रख सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसको याद रखने का कुछ तरीका अपने को बनाना पड़ेगा। तो हमने भी कुछ ऐसा साइंटिफिक रिसर्च करके क्या बना दिया, मेमोरी टेक्निक बना दिया, जो आप लोग के याद रखने के काम में आने वाला है। तो इससे हमारी चीज़ें आसान हो रही है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। अभी 14 अगर पूछूं ना तो कम से कम 10 तो बताओगे आप लोग, है ना। लेकिन अभी ऐसे ही हवा में पूछो ना तो आदमी क्या है ना, दो चार स्किप कर जाता है, याद आता नहीं है। लेकिन एक आपको पहला वर्ड आपको मिल रहा है तो आपको उससे याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीके का हमारे जीवन में क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। क्या है ये, समझ में आ रहा है ना। दूसरा यही, हम लोग अकाउंट्स का जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या है, गधों टाइप एकदम बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई होशियार बच्चा रहेगा तो वो क्या करेगा पता है, स्टॉप वॉच रखेगा अपने पास। बहुत होशियार लोग, जैसे 100% जो लाने वाले हैं, हमारे क्लास में बैठे हैं नहीं पता नहीं, उन लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच रखते हैं। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर जो है लेंदी होता है ना, जल्दी बनता नहीं है, 3 घंटा कम पड़ जाता है। तो उसको अगर सॉल्व करना है समय से, तो उसके लिए वो क्या करता है कि स्टॉप वॉच रखता है। और अगर पहले चैप्टर का मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ गया, तो कितने देर में मेरे से बन रहा है ये देखता है। ठीक है, अब वो क्या है, उससे बनाना वो सीख चुका है। कई लोग यहाँ बनाना सीखे नहीं है ना। तो जिसको बनाना आ गया वो क्या है, वो स्पीड में काम कर रहा है। फिर उसके बाद हाँ ये इतने देर में हो जाता है तो एग्जाम में मैं इतने देर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये बात सही है कि नहीं। तो ये उसका क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी चीज़ें, काम कितने देर में कंप्लीट होता है क्या नहीं होता है, सब रिकॉर्ड कर लेंगे तो सामने वाले वर्कर से दबा के काम करवा पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। जब तक साइंटिफिक अप्रोच, जब तक मेरे को पता नहीं रहेगा मेरे फैक्ट्री में 8 घंटे में कितना काम होता है, तब तक मैं सामने वाले से काम करवा नहीं पाऊंगा। अभी जैसे मान लो मैं अपने फैक्ट्री में रिसर्च करवाया, 8 घंटा अगर कोई मजदूर अच्छे से काम कर लिया तो वो कम से कम 20 क्वांटिटी बनाएगा। कितना बना लेगा। अभी एक लेबर आया नया, वो सोचा अपने को पता नहीं है कुछ भी, है ना, दिन भर टाइम पास किया, 10 ठो बना दिया। कितना बना दिया क्वांटिटी, 10 बना लिया। और पैसा मांगने हमारे पास आ गया। बताओ मैं उसको कितना पैसा दूं, कितना पैसा दूं। हाफ दूं ना। आप लोग हाफ बोल रहे हो ना, क्योंकि बनाना कितना था उसको दिन में 20, लेकिन बनाया कितना। लेकिन जो जानकार आदमी नहीं है उसके हिसाब से, हो तो वो दिन भर काम किया है, दिन भर ऑफिस आया है, वो तो पूरा पैसा देगा। लेकिन जो साइंटिफिक अप्रोच यूज कर रहा है, जो चीजों को जानता है, पहले रिसर्च कर लिया है, वो क्या करेगा, उसका उसका सिर्फ हाफ पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है। साइंटिफिकली जाना, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, टाटा इतना बड़ा आदमी बना, बताया तुम लोगों को मैं, ऐसे ही नहीं बना। इन लोग क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करते। समझ में आ रहा है सबको। टेलर हैज फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर स्टडिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। मिनटली एंड क्या बोल रहा है, डीपली, बहुत ज्यादा अच्छे से साइंटिफिक मैनेजमेंट को इन्होंने समझा और किसके लिए क्या बनाए, प्रिंसिपल्स बना दिए। अभी अभी तो सर एक 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उसके बाद और आ गए क्या, तो जीवन में और प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। लेकिन इस बार नॉर्मल प्रिंसिपल्स नहीं है, इस बार क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। टेलर हैज रिप्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक वे, सो इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो वो साइंटिफिक तरीके से बताया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं। According to the F.W. Taylor, scientific management is a substitution of exact scientific investigation and knowledge for the old individual judgment or opinion in all matter relating to the work done in the shop. तो क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब वो बदलाव है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता था, पहले क्या होता था, कोई 10 साल काम कर लिए, कोई मैनेजर 10 साल कोई फैक्ट्री में काम कर दिया, तो वो हीरो समझता था अपने आप को। क्या समझता था कि मेरे को सब आता है, मैं जैसे चलाऊंगा फैक्ट्री वैसे चलेगा। लेकिन कोई भी इंसान हीरो, एग्जैक्ट 100% हीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टडी अपने को करना। जैसे वो आप अंदाजा में कर रहे हैं, हाँ 20 बन जाता होगा दिन भर में, अंदाजा चलेगा क्या,
नहीं, उसको स्टडी प्रॉपर करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो डिसीजन होगा। अब देखो, ये साइंटिफिक लगाने के कारण कोई भी मैनेजर बन सकता है भाई, उसको पता है 20 होना है, अभी उसके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो साइंस क्या कर दिया, किसको हटा दिया, ये जो ये जो मैनेजर्स थे ना पुराने, ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट, देखो ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन, मतलब कि पुराने लोग जो अपना जजमेंट लगाते थे, ओपिनियन देते थे, ये सबको क्या कर दिया, साइड कर दिया। कौन? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है सबको? अभी क्या बोल रहे हैं बाबा जी, बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ठीक है। तो ये अपना क्या था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साइंटिफिक मैंने भाई एफ डब्ल्यू टेलर क्या बनाया, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किए, हम लोग टेलर भाई का देख लेते। टेलर बाबा की जय, है ना। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा? एफ डब्ल्यू टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंस्टीट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये काहे का फर्स्ट पर्सन है, बताओ क्या लाया ये? साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में ये साइंटिफिक चीजें लेके आया है ना। ही लॉन्च्ड अ न्यू मूवमेंट इन 1910 विच इज नोन एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हीं को क्या बोला गया, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसीलिए इनको जो है दुनिया में जाना गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कब लेके आया बताओ? 1910 में लेके आया, है ना। टेलर कब पैदा हुए थे? 1856। इन ये कब पैदा हुए? 1856 में, और यूएसए में। अभी आप लोग प्रोनाउंस कर लेना, फिलाडेल्फिया क्या है ये, है ना, देख लेना, एक बार घूम के आएंगे हम लोग। ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटिस इन अ स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप 1870। तो एक छोटी सी दुकान में, मशीन मेकिंग वाले दुकान में ये काम करता था 1870 में, है ना। रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर इन द मिडवेल कंपनी इन अमेरिका। कहाँ पहुंच गया ये? चीफ इंजीनियर बन गया एक। जब धीरे धीरे काम करते करते जीवन में आगे बढ़ा होगा, है ना। कौन से इसमें गया वो? 1884। तो 14 ईयर्स के बाद एट द एज ऑफ 28 वो कहाँ पहुंच गया? चीफ इंजीनियर बन गया, ठीक है ना, याद रखना चीफ इंजीनियर, है ना। टेलर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर पीरियड मोर देन 2 डिकेड्स। तो वो अपने फैक्ट्री में ना एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, ये काम कैसे करवाऊं, ये काम वो कैसे होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट कितने साल? 2 डिकेड, मतलब 20 साल तक वही यही सब मस्ती वो किया। समझ में आ रहा क्या? He experimented in different fields and eliminate the wastage of all types of, increase the efficiency and worker provide a functional management। क्या बोल रहा है ये? तो जितना भी वेस्ट हो रहा था ना इसके फैक्ट्री में, वेस्ट मतलब कि जैसे जो बंदा का एग्जांपल बताया मैं, लेबर जो आया 10 दिन 10 यूनिट बस बना के गया, मतलब वेस्ट करके गया ना टाइम, किया कि नहीं किया? तो ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। समझ में आ रहा है क्या? वो वेस्टेज नहीं चाहता, सब वेस्टेज खत्म कर दिया और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, मतलब कि क्षमता जो है उसकी, ताकत करने की, अच्छे से काम करने की, उसको बढ़ा दिया गया। बिफोर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इट इज एसेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज डिफाइंड बाई टेलर। तो जैसे वो प्रिंसिपल बना रहा था तो उसको बहुत अच्छे से पता होना भी चाहिए, ये बता रहा है। अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द, ये फिर से वही बता दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो जो पुरानी धारणाएं चल रही है या जजमेंट चल रहा है, एक्सपीरियंस के बेसिस में जो काम होता है, मैनेजर लोग जो काम करते हैं, वो सब अब नहीं चलेगा। इसको हटा के क्या लाया जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया जाएगा, है ना। तो ये कौन बाबा है? सेज हार्लोज एज अ पीरसन in this regard the term scientific management is that form of collective effort which rest on the principal laws derived by the process of scientific investigation and analysis instead of any tradition or policy determined empirically and casually by a trial and error। तो बहुत गहरी बात बोल दी है, जो कि क्या क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो कलेक्टिव एफर्ट्स है। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे प्रिंसिपल्स के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करते हैं, ना कि पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है क्या? इतनी बात बोले हैं। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, तो टेलर भाई मेन क्या कंट्रीब्यूशन किया? तो डायरेक्ट यही पढ़ा देते भाई हम लोग को, है ना। क्या है? कंक्रीट प्लान एंड reinforced 1905, shop management 1910, principle of scientific management 1911 and 12, concrete cost 12,
ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 एंड गॉस्पेल ऑफ एफिशिएंसी 1911। तो ये अलग अलग प्रकार के ये जो है स्टडी करके अपना पब्लिश किए होंगे बुक्स, है ना। तो इतना सारा है। तो शॉप मैनेजमेंट भी यही लाए हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी यही लेके आए। ये दो मेन इंपॉर्टेंट नाम है ना। ठीक। तो फाइनली जो है हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले, प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन कौन बनाया है प्रिंसिपल, इनका बाप कौन है, किस चीज का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय टेलर। हाँ भैया, क्या प्रिंसिपल्स बनाए, तो पहला आप लोग के नजरों के सामने ये रहा प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया। टास्क आइडिया मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं उसका आइडिया होना चाहिए, है कि नहीं, यही है क्या। These pertains to the norms of productivity and individual worker. It is a technique of forecasting and viewing the ahead very step in a long series of separate operation. The standard task is the amount of work which an average worker does in the congenial atmosphere during a working day. Taylor called a fair day work. A worker usually work much below the capacity. No standard is a set for. तो आप लोगों को मैं पहला एग्जांपल जब भी बताया तो यही बताया कि एक टास्क होता क्या है। तो दिन भर का एक काम जो है, मैं बताया कि एक फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है, एक अपनी फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है, अपनी है ना। उसमें एक दिन अगर एक वर्कर काम करने आ जाता है ना बेटा, तो वो कितना क्वांटिटी बना के जाता है, 20 क्वांटिटी। कितना बना के जाता है, क्या मतलब है सर, एक वर्कर जब आता है ना तो कितना क्वांटिटी बनाता है, 20 क्वांटिटी पर डे। कम से कम इसको कितना बनाना चाहिए, 20 क्वांटिटी। लेकिन अगर ये मस्ती में सिर्फ 10 बनाया, इसका मतलब क्या नहीं किया, ये काम अच्छे से नहीं किया। इसका मतलब बताना क्या चाहता है, पहला प्रिंसिपल में बोल रहा है कि सबसे पहले पता लगाओ कितना एक दिन में काम हो रहा है, या फिर कितना काम होता है एक दिन। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक दिन का, है ना, कितना कितना काम, कितना कितना उसको वर्क जो है करना पड़ता है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। क्या बोलता है ये, फोरकास्ट करो, व्यू करो, कितने स्टेप्स और कितने सीरीज इसको फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब क्या क्या सुबेरे से इसको काम करना पड़ता है, क्या क्या कितने स्टेप्स है, मतलब 10, एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 से 15 स्टेप अगर हो गए, मतलब इधर से उधर सामान इधर उधर किया, 15 मूवमेंट किया, तो क्या हो गया, एक गुड्स रेडी हो गया। तो उसको इतना तक पता है कि कितना मूवमेंट होता है एक गुड्स को बनाने में। समझ में आ रहा है कि अपनी फैक्ट्री का अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, कितना सीरीज लगता है। उसके बाद निकालना है कितना एक वर्कर, अमाउंट ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड टास्क एक क्या रहेगा, क्या निकालना है उसको, एक स्टैंडर्ड टास्क। मतलब एक स्टैंडर्ड टास्क मतलब जो सब लोग एक दिन में कर सकते हैं, है ना। तो एवरेज वर्कर कितना काम कर रहा है एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर वर्किंग डे में, इसको बोलते हैं फेयर डे वर्क। समझ में आ रहा है क्या, जो मैं बताया कितना क्वांटिटी, हमारे एग्जांपल में 20, अलग दूसरे फैक्ट्री में 100 हो सकता है, किसी में 1000 हो सकता है कि नहीं, अलग अलग फैक्ट्री का। देखो ये ना छोटे मोटे दुकान की बात कर रहा नहीं है, ये बड़ी फैक्ट्रियों की बात कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या है, छोटे सोच है अपना, अपन लोग छोटे लोग हैं। जब बड़ा फैक्ट्री हम लोग चलाएंगे तब आप लोगों को कैसे बिहेव करना है ये सब सीखने वाले हम लोग, है ना। फैक्ट्री कैसे चलाना है ये सब ये प्रिंसिपल में लिखा है, बस्ती मजाक में इसको लेना नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले जब बड़ा फैक्ट्री चलाएंगे तो हमारे पास 100 से 200 लोग काम करेंगे, तो उन लोग से काम करवा के लेना इतना आसान नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टास्क, फेयर डे वर्क। एक दिन ईमानदारी से कोई बंदा काम करे वर्कर, तो क्या कितना काम करता है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। क्योंकि हर एक वर्कर, यहाँ क्या लिखा हुआ है लास्ट लास्ट में, अ वर्कर यूजुअली वर्क मच बिलो हिज कैपेसिटी इफ नो स्टैंडर्ड इज सेट। में क्या लिखा हुआ है, चलो इसको कंक्लूड करो। तो प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया में क्या लिखा हुआ है, तो नॉर्मल क्या क्या लोग काम करते हैं उसको फोरकास्ट करना है, उसको पहचानना है हम लोग को वर्क, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कितने स्टेप्स कितने सीरीज इसमें रहेंगे, और एक दिन में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टास्क हमको सेट करना है, ये सबको कैलकुलेट करके, ठीक है। और अगर वर्कर को हम लोग स्टैंडर्ड टास्क नहीं दें तो वो उससे बहुत ज़्यादा कम काम करता है। अगर मैं उसको बताऊं नहीं 20 क्वांटिटी बनाना है, तो दो चार ही बना के जाएगा।
बताऊं नहीं, वो तो 20 बता रहा हूं तो 18 करके जाएगा, समझ में आ रहा है? वो टास्क से थोड़ा कम ही करता। पहला क्या पढ़े हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया। सेकंड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टेलर सजेस्टेड दैट बी कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन so that it has an insight in knowing the method of doing a job, movement of a machine and time required for its completion and the fatigue that's associated with performing the job। तो बोल रहा है अच्छे से पढ़ाई करो इसके बारे में, आपका जो काम चल रहा है ना उसके अच्छे से स्टडी करो कि क्या क्या मेथड लगता है उस जॉब को करने में, क्या मशीन लगता है, किस मशीन का क्या मूवमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है और कितनी उसमें थकावट भी इंसान को होती है। समझ में आ रहा है क्या बात? ये सब आप क्या करो, इसको एक्सपेरिमेंट करो, इसको आप समझो, ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला टाइम स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम। अब ये टाइम स्टडी क्या है? तो बताया मैं, एक दिन में कितना? 20 क्वांटिटी। तो इसके में टाइम हम लोग एक क्वांटिटी बनाने में कितना टाइम लगता, एक स्टैंडर्ड टाइम, समझ में आ रहा है? तो मान लेते कि 15 मिनट में या फिर आधा घंटा में, एक 30 मिनट्स में एक क्वांटिटी बन जाता है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। अच्छा, अब आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जाम्पल में क्या नहीं है, प्रॉपर 20 क्वांटिटी बोल रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। अब मान लेते हैं हम लोग एक बाइक का फैक्ट्री में, किसमें है? बाइक के। कौन सा बाइक आप लोगों को पसंद है? एक बुलेट। हाँ, बुलेट के हम लोग फैक्ट्री में है ना? तो दिन में कितने बुलेट बनते हैं? 20। कितने बनते हैं? आधे घंटे में अगर एक बना लेते हैं तो इसको कैसे पता लगाएंगे हम लोग आधे घंटे में बना पा रहे हैं? क्या करना पड़ेगा हमको? टाइम स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इट इज़ डन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। क्या है? तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, स्टडी कर रहे हैं कि एक गाड़ी बनाने में कितना मिनिमम समय लगता, कम से कम समय कितना लगता, ठीक है? थ्रू टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैन वर्क इज डिटरमाइंड। तो कितना टाइम उसको काम करने में लगता है ये हम लोग निकालते हैं। इट विल हेल्प द फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो इससे मदद क्या मिलेगा? जॉब जब हम लोग देंगे, आज दिन भर का कोटा उसको बता देंगे 20 गाड़ी बनना चाहिए बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो फिक्स करने में मदद कब मिलेगा? जब आप क्या स्टडी करोगे? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या है, क्या पता चलता है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। इसके बाद क्या करोगे आप? मोशन स्टडी। क्या करोगे? मोशन मतलब कि इधर से उधर वो घूम रहा है। एक गाड़ी बनाने में इधर उधर पाना, पेंचिस लाना, कभी इंजन लाना, कभी लाइट लाना, इधर उधर जाता होगा कि नहीं जाता होगा? एक इंसान इधर से उधर जितना जाएगा उतना ज़्यादा थकावट उसको होगा, होगा कि नहीं होगा? उतना ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट होगा। तो मोशन स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मशीन ऑपरेटर एंड हीज मूवमेंट फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। द पर्पस ऑफ एलिमिनेट यूजलेस मोशन एंड देयर बाई स्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बोल रहा है कि मान लेते हैं हम लोग का ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मैं गाड़ी बना रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ गाड़ी बना रहा हूँ, लेकिन इंजन रख दिए यहाँ से 100 मीटर दूर या 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर, तो मेरे को जाना पड़ेगा उधर। इंजन का वर्कशॉप है, वहीं से हम लोग को लेके आना पड़ता है। फिर कुछ और चीज़ रहा तो स्टॉक मान लेते बहुत दूर रख दिए, तो मेरा मूवमेंट जो है फालतू का है, ये इधर से उधर जाने वाला है कि नहीं है? एक काम करने में मेरे को इधर से उधर जाने से क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सबको आप ख़त्म कर दो। अभी मान लेते हैं कि उस तरफ मशीन है, मेरे को बार बार जाना पड़ता है उस मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है? कुछ भी छोटा सा काम करना रहता है तो। दिस स्टडी अंडरटुक इन ऑर्डर टू डेवलप अ लेस टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम फॉर अकम्प्लिशिंग द वर्क। तो ये क्या करना चाहता है ये स्टडी? बताओ। मोशन स्टडी जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको कम करना चाहता है, ठीक है क्या? तो कैसे होगा? तो अब अपन क्या कर सकते हैं, उधर ना जाना पड़े, तो एक रिमोट लगा दो। क्या लगा दो? एक ऐसा सिस्टम लगाओ जिससे कुछ नया कुछ लगाओ जिससे जाना, रिमोट से ही से काम होगा। तो जाना पड़ेगा कि मेरे को मशीन चालू करने? नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप जब यूज़ करना चालू करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है स्टैंडर्ड वर्क जो है हम लोग दे अलॉट कर पाएंगे। फैटिग एक्सेसिव specialization of work and poor working condition may cause a monotony resulting in the both physical mental fatigue among the industrial workers। excessive specialization of work, स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्टीज होता है किसी भी फील्ड में, जो है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने फील्ड में बादशाह है ना? अब उसके अंदर भी और भी चीज़ें हैं, कोई टैक्स वाला है, कोई फाइनेंस वाला है
ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर में इंजीनियर, अलग अलग जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उन लोग भी अपने अपने चीज़ों में क्या एक्सपर्ट है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है उन लोग का, पुअर कंडीशन है। वर्किंग कंडीशन जो है वहाँ पे बहुत, या फिर काम जो कर रहे हैं अच्छे से नहीं कर रहे, एटमॉस्फियर वहाँ का अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होगा, उनको फिजिकल और मेंटल फैटिक होगा। फैटिक का मतलब है कि थकावट होगा। क्या होगा, थकावट होगा, है ना। वर्कर को होगा कि नहीं होगा। तो फैटिक एदर अ फिजिकल और मेंटल ऑलवेज हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वर्कर हेल्थ एंड हिज एफिशिएंसी। या तो वो दिमाग से थकेगा, या तो वो जो है बॉडी से थक जाएगा, फिजिकली थक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों से ही थक जाएगा तो दिक्कत किसके लिए होगा, कंपनी के लिए हो जाएगा, है ना। वर्कर के हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, अगर वो 4 दिन छुट्टी मार दिया तो कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? क्या उसका काम अच्छे से चल पाएगा, क्या फैक्ट्री चल पाएगी, क्या नहीं चल पाएगी अगर अच्छे से आप, मतलब आप जबरदस्ती जो है 14 घंटा काम करा रहे हो, तो आदमी जो है सामने वाला तो निपटेगा ही निपटेगा। बात समझ में आ रहा है? द आइडिया ऑफ दिस स्टडी इज टू सी द वर्कर मेंटेन देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी विदाउट एनी इंजरी टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज का आइडिया फैटिक स्टडी करने, ताकि इनसे उन जो है दिक्कत ना आए, है ना। उनकी खुशी और उनका जीवन जो है आप इतना काम करा के मत छीन लो। तो इससे क्या होगा, आप लोग जब उसके बारे में पढ़ोगे, मतलब स्टडी करोगे कि 4 गाड़ी बना लेता है एक वर्कर, 4 बुलेट बनाता है, फिर उसके बाद थोड़ा उसको थकावट होती है, तो हम लोग दिमाग से क्या करेंगे उस समय, 10 मिनट का तब उसको ब्रेक दिया जाए, फिर उसके बाद काम किया जाए। अगर लगातार 5वां गाड़ी बना दे तो वो आधे घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाता, 1 घंटा लग जाता है। तो होना चाहिए ना ऐसा एक सिस्टमेटिक, ताकि उसको भी थोड़ा जो है चार्ज अप मिले है ना, ताकि वो फिर से वो कंटिन्यू वही एफिशिएंसी जितना स्पीड से वो पहले भी कर रहा था वो बाद में भी। क्योंकि देखो सुबेरे जो है ताकत फुल एकदम रहता है, सुबह सुबेरे बहुत स्पीड से बनेगा, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, क्योंकि थकावट होता है, फैटिक स्टडी। इसी को इसको इग्नोर नहीं किया गया है, साइंटिफिक स्टडी में इसको रखा गया है। तो ऐसे करके हमारे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर है बताओ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट में 3 पॉइंट है, बताओ क्या क्या। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी, है ना। फटीग स्टडी मतलब थकावट से जो रिलेटेड है उसको हम लोग पढ़ेंगे, मोशन में जो मूवमेंट्स है उसको पढ़ेंगे, और टाइम में कितना स्टैंडर्ड टाइम एक काम को कंप्लीट करने में लगता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन और ट्रेनिंग की बात आगे, मतलब किसकी बात कर रहे हैं बताओ, एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात कर रहे हैं क्या, है ना। तो देखो कैसे सिलेक्ट करेगा जो है एम्प्लॉयज को। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ रेडिकल चेंज इन द मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग वर्कर फॉर द प्लान। तो क्या बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, बोल रहा है पहले जैसा ना किसी को भी उठा के अपने यहाँ काम में रखना वैसा चलेगा नहीं, एक प्रो मेथड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए वर्कर को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। इट इज एन एसेंशियल टू एंट्रस्ट द टास्क ऑफ सिलेक्शन टू अ सेंट्रल पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है, किसको, एक किसको टास्क देने वाला है, सेंट्रल पर्सनल, पर्सनल बार बार बताया आप लोग को, एम्प्लॉयज को बोलते हैं डिपार्टमेंट। ये एक डिपार्टमेंट बना दिए जो कि पूरा संभालने वाला है। इसको आज की दुनिया में एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते। आफ्टर हैविंग अ सिलेक्टेड द वर्कर एवरी जॉब मस्ट बी इंटरेस्टेड द बेस्ट वर्कर इन द फैक्ट्री। अगर कोई वर्कर को सिलेक्ट कर लिए तो वो उसको कैसा काम करना है भैया, बहुत अच्छे से काम करना है, बेस्ट जो है बेस्ट होना चाहिए कि नहीं, वो बेस्ट वर्कर होना चाहिए। एंड दिस डिपेंड ऑन द वर्कर एप्टीट्यूड स्किल एंड इंटेलिजेंस। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्टीट्यूड मतलब कि नॉर्मल उसका थिंकिंग लेवल जो मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ रहता है, स्किल और इंटेलिजेंस करेगा कि नहीं करेगा। कोई गधे को एकदम काम दे दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, वो कर नहीं पाएगा। तो अच्छे सिलेक्ट करेंगे, अच्छे लोग सिलेक्ट करेंगे ना अपने फैक्ट्री के लिए, ऐसे ही अपन नॉर्मल लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट द मैनेजमेंट हैज टू अंडरटेक द ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन बिफोर अलॉटिंग देम सर्टेन टास्क। क्या बोल रहा है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ट्रेनिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग कराया जाता है। ऐसे ही आ गए काम में, मेन काम उसको करने दी थी गाड़ी बनाने के लिए, है ना। अब गाड़ी जो है 100 के जगह 200, ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो इधर उधर करेगा, समझ में आ रहा है, और उसके चक्कर में क्या हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो सबसे बहुत खास बात है, जब आप लोग अपनी फैक्ट्री चलाओगे
तो जो है अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कराते रहोगे? ट्रेनिंग कराते रहोगे। क्या कराते रहोगे? ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर से डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ पढ़े थे बताओ? डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े थे क्या? कौन बताया था वो? फ्यूल बाबा। ये कौन बता रहा है? टेलर बाबा। टेलर बाबा की जय। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी अलॉटेड टू द राइट वर्कर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस एंड एफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड अ राइट जॉब टू द राइट पर्सन। उस जो काम करने का इच्छुक है, मतलब वो इंटरेस्टेड है ना? अब कोई बना बोलता है कि मैं ना गाड़ी में ना पेंटिंग करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है? पेंटिंग वाले काम में, है ना? रेड कलर, ब्लैक कलर और अलग अलग कलर आते हैं बुलेट में, है कि नहीं? तो वो पेंटिंग करना चाहता है, तो भाई मैं उसको ज़बरदस्ती इंजन वाला काम दूँ क्या? फिर वो इंजन जानते हो तुम लोग कैसा बनाएगा, है ना? तो वो उसको क्या करना पड़ेगा बताओ? जो उसको इंटरेस्ट है और जो उसका क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से उसको वर्क अलॉट किया। राइट जॉब टू द राइट पर्सन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? आप लोग जो है बिना पढ़े लिखे वाले से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करा पाओगे क्या? जिसको अकाउंटिंग नहीं आता, नहीं करा पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? है ना? डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है? राइट पर्सन टू द राइट जॉब। प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रिंसिपल जो है, जो कि आज के ज़माने में पूरी कंपनी यूज़ कर रही है, उसका नाम क्या है? इंसेंटिव वेज सिस्टम। अब इसमें कैसे लगाएंगे? देखो, अभी तक क्या लग रहा था? अपन स्टैंडर्ड टास्क 20 गाड़ी का रखे थे, दिन में कितना गाड़ी बनाना है, लेकिन वो बनाता कितना था? मैक्सिमम 18, 19, कभी कभी लगा बना 20 बना दिया, कभी बना दिया तो बना दिया। ऐसे दिन ईद का चांद बहुत कम निकलता है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम लाए पीछे से सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टास्क को क्या लेके आया? इंसेंटिव वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है सर? तो अगर आप 20 स्टैंडर्ड टास्क अपना कंप्लीट कर दिए तो हर गाड़ी का जो है 10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? अब देखो बताओ कितना पैसा बनता है उसका? 10,000 मिलेगा तो 20 गाड़ी बना रहा है, रुपए एक गाड़ी का मिलता है, तो टोटल वो कमाता है 2 लाख रुपए एक दिन में। मजा आ जाएगा जीवन में, ऐसे ही जीवन चाहिए। अब जो है अगर मैं उसको बोला अगर 20 से एक भी ज़्यादा बना दिया ना, कितना? एक भी ज़्यादा बना दिया, एक बनाए, दो बनाए, चार बनाए, तो ये रेट बढ़ जाएगा और हो जाएगा सब गाड़ी का 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो अब 20 नहीं बनाएगा, अब उसका टारगेट है 21, 22, 25 बनाने का। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब 10,000 के रेट से पैसा नहीं मिलेगा, अब किससे मिलेगा? अच्छा पूरा सर एक ही गाड़ी का एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं, पूरे 21 गाड़ी का रेट 12,000 रुपए के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? कितना हो जाएगा ये? 2,52,000। कितना हो जाएगा? 252। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये सिस्टम अगर ला दिया तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। अच्छा ठीक है, एक सिस्टम और लगाते हैं इसमें। अगर ये 20 स्टैंडर्ड टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए, ये सिर्फ एक कम रह गया। कितना कम रह गया? एक। अगर ये नहीं बना पाया, 19 ही बनाया, तो इसको 8,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? जो वर्कर स्टैंडर्ड टास्क नहीं कंप्लीट करेगा ना, उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है क्या? 152। कितना कम हो गया बताओ? एक कम करने से इसका कितने का नुकसान हो गया पता है? 48,000 रुपये का, 48,000 का नुकसान हो गया सिर्फ एक। और एक का सिर्फ कितना था? 10,000 रुपये। कितना था? लेकिन नुकसान कितने का हुआ? तो वो एक कम करेगा ही नहीं। मिनिमम स्टैंडर्ड टास्क तो हर कोई जहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम जिस कंपनी में फॉलो किया जाता है, वहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड टास्क हर कोई कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सुसाइड करना पड़ जाएगा। 50,000 अगर एक गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो बहुत गम हो जाएगा, इतना गम वो बर्दाश्त, तो वो जो है मेहनत करेगा ताबड़तोड़। समझ में आ रहा है? पूरा एफर्ट लगाएगा। ये होता है इंसेंटिव वेज सिस्टम। आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है इस वेज सिस्टम को फॉलो करती है। अगर आपको नहीं पता है ये अपने फैक्ट्री में क्या, मतलब सॉरी, इंसेंटिव वेज सिस्टम आपको नहीं पता, तो आप लोग क्या अपनी फैक्ट्री में चलाओगे? समझ में आ रहा है? सबको पता चल गया इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम क्या होता है? पढ़ ले अब इसको, क्या होता है, क्या लिखा है देखते हैं इसमें। टेलर assumed that in addition of good wages, proper incentive should be given to the employees for getting a proper attention toward the worker। तो अच्छे से पूरा पैसा उन लोग को मिलना
चाहिए। टेलर इंट्रोड्यूस अ डिफरेंशियल वेज सिस्टम इन दिस रिगार्ड, दिस इम्प्लाई दैट वर्कर हु वर्क एज पर द स्टैंडर्ड सेट शुड बी पेड मोर। जिसको स्टैंडर्ड जो सेट किया है उससे ऊपर ही काम करता है, उतना काम करता है, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना। व्हेन कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, जो काम नहीं कर रहा है, कौन है बताओ इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट ये 19 बनाने वाला है कि नहीं, है ना? तो ये अगर इनएफिशिएंट है, हु डज नॉट वर्क एज द स्टैंडर्ड सेट, तो उसको क्या करेंगे, उसको पैसा कम देंगे। और पेड किसको ज़्यादा करेंगे, जो स्टैंडर्ड टास्क। इन द सिंपल वर्ड्स, अ वर्कर हु वर्क फॉर अ मोर शुड रिसीव अ मोर वेजेस देन अ पर्सन हु डज नॉट। एकदम सिंपल लिखा हुआ है, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल। तो कौन सा मटेरियल यूज करे, कोई सा भी लगा दे क्या? एप्पल वाला अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी मटेरियल लगा देता है? हाँ बताओ। अच्छा, ये जो अनंत अंबानी का आजकल रील आता है, देखियो तुम लोग, वो घड़ी पहनता है, ये 50 लाख, सॉरी 50 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, और बाप रे, मतलब मैं बोले कितनी घड़ी है इसके पास। एक दिन इसकी घड़ी जो है सब पार करना पड़ेगा, अपना सबका पूरा जीवन बन जाएगा। तो बताओ वो घड़ी इतनी महंगी क्यों है? हाँ, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है ना, डायमंड्स और ये सब चीज लगे हुए हैं। बात समझना, ऐसे नहीं कि नाम के चलते इतना कोई पैसा दे देगा। उसमें जो चीजें हैं, क्वालिटी तो क्वालिटी तो रहना ही है भाई, लेकिन जो वो घड़ी बना है ना, वो छोटे मोटे स्टोन से डायमंड यूज हुआ है उसमें। समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो खास बात है, तभी लोग जो है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की घड़ी पहन रहे। वो हार्दिक पांड्या के पास भी है बोलते हैं, है ना? हाँ, क्या है? जी वैगन में घूमता है हार्दिक पांड्या? भाई हार्दिक पांड्या बड़ा आदमी है, छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना यार। तो क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, हाँ ध्यान देना, गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली विद द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अपने जो है प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को एकदम प्रीमियम बनाना है, वर्ल्ड क्लास बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल अच्छे यूज करने पड़ेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल सो एसेंशियल टू अवॉइड द वेस्टेज। अब उसके बाद अगर मान लो ये लोग एक एक डायमंड लेके आ रहे घड़ी बनाने के लिए, और एक डायमंड गायब हो गया, समझ में आ रहा है? जो रॉ मटेरियल है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा गायब हो गया, तो उसकी नौकरी चले जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? और उसका पूरा खानदान, उसको पैसा उस रॉ मटेरियल का नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। थोड़ा सा भले सस्ता, आप लोग अगर छोटी फैक्ट्री में जहाँ सस्ता रॉ मटेरियल आता है, वहां पे उसको भी वेस्ट नहीं करना है। हम लोग अभी डायमंड की बात करें तो कितना अखर रहा है, एक ठो जाएगा तो क्यों अखरेगा कि नहीं अखरेगा? तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द प्रॉपर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल प्रूव्स द बेनिफिशियल फॉर द। तो प्रॉपर पहले सिलेक्ट करो अच्छे से और उसको प्रॉपर यूज करो, ये बता रहे हैं टेलर बाबा, है ना? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मशीन एंड इक्विपमेंट। मॉडर्न मशीन मतलब क्या समझते हो बताओ? पुराने जमाने का मशीन, वो हाथ वाथ हैंडीक्राफ्ट वाला तो खत्म ही कर दिए, पूरा आजकल एआई का जमाना आ गया है। क्यों, है ना? मैन मेड वाला नहीं है, फैक्ट्री मेड, मशीन मेड होना चाहिए। वो भी कौन सा? एडवांस मशीन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए दिव्या? एडवांस मॉडर्न मशीन होना चाहिए। मॉडर्न एंड एडवांस मशीन इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीजेज विद द यूज ऑफ एडवांस इक्विपमेंट एंड फिनिश प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस क्विकली। अब इससे होगा क्या? तो नया टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, आपका पैसा जो है कम लगेगा, कॉस्ट को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, और स्पीड से प्रोडक्शन करता है। तो ये फायदे अब क्या कौन बता रहा है? टेलर बाबा, है ना? कौन सा यूज करेंगे बताओ? मॉडर्न मशीन एंड इक्विपमेंट वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अपने को जीवन में। अपन एकदम गरीब टाइप जीते हैं, जी रहे। सोच जो है, सोच जो है अपनी छोटी है ना? अपन एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे, तो अपने को एक स्टैंडर्ड सेट करना है, किस टाइप का लाइफ अपने को रहना चाहिए। वैसे ही क्या, किसमें टेलर बाबा भी बोलते हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स अ टूल्स एंड इक्विपमेंट कंडीशन ऑफ वर्क। गड़बड़ हो गया रे, काटो इसको। स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ और ही बता दिया, स्टैंडर्ड जीवन बता दिया। मेरे को लग रहा था वो क्वालिटी का मेंटेन का बात कर रहे हैं, है ना?
लेकिन वो किसकी बात कर दिया? वर्क एंड मटेरियल डेट। हाँ ठीक है, ध्यान देना। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों? जो जब भी एप्पल और ये सब जो बड़ी बड़ी वॉचेस हैं की कंपनीज हैं, इन लोग कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करते होंगे? तो हैवी स्टैंडर्ड वाले चीज़ें इन लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इन्वॉल्व द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल सो दैट द बेस्ट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा सा फैक्ट्री होता है। देखो गूगल का आप लोग फैक्ट्री देखे होगे, गूगल का आप लोग फैक्ट्री नहीं, सॉरी, गूगल का ऑफिस जो है ना, बहुत ही लेविश है, मतलब हर चीज़ उसके अंदर ऑफिस के अंदर मिलता है। आप लोग गूगल करना तो उसको जो है मज़ा आता है काम करने में, सामने वाले बंदे को, है ना। स्टैंडर्ड सेट रहता है, इससे कॉस्ट भी हमारा कम होता है और क्वालिटी भी हमारा इंप्रूव होता है। उसके बाद कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सर? तो अलग अलग जो है बॉसेस में हम लोग को 8 बॉस में जो है हम लोग को ये बांट दिया गया। क्या किया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कितने 8 बॉस स्कीम में हम लोग को टेलर बाबा ने अपने फैक्ट्री को बांट देने का बोला है। कितना बोला है? 8 बॉस। गैंग बॉस, स्पीड, रिपेयर, इंस्पेक्टर, शॉप डिसिप्लिनरी, रूट, इंस्ट्रक्शन एंड टाइम। गैंग बॉस क्या करने वाला जो है ना, चीज़ों को अरेंज करता है। क्या करता है? सब चीज़ों को, टूल्स और मशीन को अरेंज करके रखता है, सही जगह पे रखता है। ठीक है। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस मतलब क्या करेगा बताओ आप ही लोग? रिपेयरिंग करेगा, चीज़ों को सही वर्किंग कंडीशन में रखेगा। पता है, एक अपने को मान लो वो पेंटिंग वाला था ना, पेंटिंग वाले को एक मशीन लगता होगा, अब उसका मशीन नहीं चलेगा तो बेचारा पेंटिंग कर पाएगा क्या? तो ये किसका काम है बताओ? रिपेयरिंग वाले का, है ना। स्पीड बॉस क्या था? स्पीड बॉस तो टाइमली जो है चीज़ें कंप्लीट हो रही कि नहीं, कौन देखेगा? वो स्पीड बॉस। इंस्पेक्टर मतलब कि ऊपर से ये चेकिंग करेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये 4 लोग जो है ये वर्किंग वाले में रहते हैं। किस में रहते हैं? वर्किंग वाले में। इसके नीचे के जो 4 हैं ये जो है प्लानिंग में रहते हैं। किस में रहते हैं? शॉप डिसिप्लिनरी मतलब कि कैसे डिसिप्लिन से काम होगा, ये सब चीज़ ये देखेगा। रूट क्लर्क मतलब कि क्या क्या काम होने वाला है, क्या स्टैंडर्ड टास्क है, ये कौन बनाएगा? रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देने वाला, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं ये सब ये बना के देगा। क्या क्या एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना रहता है, और टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, ये कौन बना के देगा? टाइम कॉस्ट क्लर्क। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे हमारे कितने बॉस है? 8 बॉस स्कीम है। ये कौन बताया है? टेलर बाबा। कौन से इसमें बताया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें बताया है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या है? यूज द एडवांस एंड आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। पहली बार तो हम लोग की कुछ बात हुई रहे, हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम, हमारा अकाउंटिंग अच्छे से होना चाहिए। तो हम लोग तो सब अकाउंटेंट बैठे ना, डेली अकाउंटिंग मारते हैं, डेली अकाउंटिंग एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर ये असल ज़िंदगी में कर रहे होते ना बेटा, तो 20-25 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया रोज जो कॉपी में एंट्री मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? द आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सर्विसेज आर टेकन फ्रॉम केपेबल, एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट अकाउंटेंट। तो कैसा लेना चाहिए भैया आपको अकाउंटेंट? तो एक कैपेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। विनीत भाई को बैठा लें क्या वहाँ पे अकाउंटिंग के लिए? कौन बोला नहीं? कौन बोल रहा है बेटा? वो होशियार है हल्के में, एक्सपीरियंस है, कैपेबल है और एफिशिएंट भी है, तो उसको हम लोग को अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन हमारा लास्ट प्रिंसिपल है दोस्तों, ध्यान से एकदम, है ना। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? सोच को बदलना है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज is for the enterprise and enterprise is for the employees. So all the employees work for the betterment of employer. Owner and employee together plan a group interest and profit. In this way revolution comes into the everybody's mind and it is called a, तो हर कोई अपना ही है। मैनेजमेंट क्या सोचता है? मैनेजमेंट सोचता है हम लोग हीरो हैं। वर्कर सोचता है हमारे बिना कोई इन लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग काम करेंगे तब मैनेजमेंट चलेगा। तो एक दूसरे से जो है खफा होके लड़ाई करके, है ना, चल जाएगा कि काम नहीं। तो बोल रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन करो, सोच बदलो बेटा, साथ में मिलके काम करो। बाबा जी देखो बता रहे बच्चे लोग को, मैनेजमेंट और लेबर दोनों को समझा रहे हैं कि जो है मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ, मतलब सोच बदलो, एक साथ मिलके काम करो। तो इसी के साथ जो है 11 प्रिंसिपल्स वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। टोटल 11 प्रिंसिपल्स थे हमारे पास। कितने प्रिंसिपल्स थे? 11, है ना। चलो ठीक है, हाँ खत्म करके जाते घर, है ना। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक
तो जो अपने टेलर बाबा है वो प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टेक्निक भी दे के गए हैं, समझ में आ रहा है? तो उस टेक्निक को हम लोग कवर करते हैं। इन द फैक्ट्री सिस्टम द फोरमैन रिप्रेजेंट द मैनेजरल फिगर विद द whom द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टेक्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो पहला चीज बता रहे फैक्ट्री में जो है फोरमैन जो होता है वो वर्कर के साथ डेली जो है फेस टू फेस काम करता है ना? तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े कि फोरमैन जो है वो लोएस्ट रैंकिंग वाला मैनेजर होता है, मतलब वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, लेबर लोग, उनके ऊपर जो सुपरवाइजर है फोरमैन है वो उनका मैनेजर है कि नहीं? लोएस्ट लेवल का मैनेजर वही है, उसके ऊपर उसके भी मैनेजर है, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, लेकिन लोएस्ट रैंकिंग रैंकिंग वाला कौन है? फोरमैन है, मैनेजर, ठीक है। और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है, वर्कर लोग के ऊपर कौन है? फोरमैन है, तो वर्कर में वो हाईएस्ट है और लोअर मैनेजमेंट में वो लोअर है। ही इज द पाइवट अराउंड अ whom revolves the entire production planning implementation and control। तो यही वो शख्स है जिसके इर्द गिर्द क्या घूमते रहता है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल, सब चीज इसी के पास ही होता है। कौन? फोरमैन भाई के पास, है ना? टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ रोल ऑफ इन द फैक्ट्री सेटअप। तो in fact that he identified the list of quantity of goods and found that the no single person could fit them all। तो एक बहुत सारा लिस्ट बनाया है कि एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक रिपेयरिंग भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए एक इंसान को, है ना? लेकिन वो एक पॉसिबल नहीं है, एक इंसान के पास जो रहे वो पॉसिबल नहीं है। दिस प्रमोटेड हिम टू सजेस्ट द फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन्स। तो उसने क्या किया? 8 लोग अलग अलग बनाया, समझ में आ रहा है? एक आदमी हर चीज़ वो नहीं कर सकता, तो 8 लोग अलग अलग बॉसेस वो बना के दिया। टेलर एडवोकेट दैट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर एंड इट वाज नोन एज अ फंक्शनल फोरमैनशिप। इसी को क्या बोला गया? फंक्शनल फोरमैनशिप। मतलब अलग अलग 8 बांट दिया, कहाँ पे रखा? वो सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा, ठीक है, 8 चीजों में बांट दिया, उसी को बोला फंक्शनल फोरमैन। अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 लोग रहते हैं, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो प्लानिंग के अंदर कौन कौन रहने वाला है? कार्ड क्लर्क, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनरी। आप लोग को बताया जब मैं ये पढ़ाया 8, तो ये सब क्या रहते हैं? 4 जो रहते हैं उसमें से प्लानिंग वाले रहते हैं और 4 जो है एक्चुअल में काम करते हैं, है ना? तो ये प्लानिंग वाले क्या करते हैं? दिस फोरमैन 4 पर्सनल्स ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन। इन लोग क्या बनाएंगे? इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, है ना? कि स्पेसिफाई द रूट से प्रिपेयर द टाइम एंड डिसिप्लिन इंश्योर होना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। कैसे हम लोग ये सब चीज़ करेंगे, इसका नियम कानून इन लोग बनाएंगे। नियम कानून बनाने वाले क्या नाम है इनका? क्या करते हैं लोग? प्लानिंग इंचार्ज है इन लोग, क्या है? नेक्स्ट उसके बाद क्या रहने वाले? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इन लोग एक्चुअल में जो काम चल रहा है उसको संभालेंगे। कौन कौन है ये? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। एंड दिस रेस्पेक्टिवली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कीपिंग द मशीनरी एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन ऑफ वर्कर, इंश्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मशीन टूल। तो इनसे होगा क्या? जॉब सही से काम होगा, टाइम पे काम हो जाएगा, चीज़ें, मशीन जब एकदम रेडी रहेगी, कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होगा, है ना? तो ये सब चीज़ें किससे होने वाला है भैया? साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक से, जिसमें क्या बताया? फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 पार्टों में बांट दिया टेलर बाबू ने, है ना? एक प्लानिंग वाला बताया और एक बताया प्रोडक्शन वाला, है ना? तो प्लानिंग वाले 4 कौन कौन से? तो बताओ। प्लानिंग वाले थे इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट, टाइम कॉस्ट और डिसिप्लिनरी। उसके बाद कौन कौन है? 4 तो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर और इंस्पेक्टर। तो ये अलग अलग है, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग किए, वहाँ इंस्ट्रक्शन सेट किए सब चीज़ का, अब इसको एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कंडीशन जो है मशीन वशीन सब अच्छे से यूज़ होगा, आपका काम भी अच्छे से। तो हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल, है ना? अब हम लोग को इसको याद भी करना है, तो इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाया दोस्तों, उसका नाम है एमआरएफ का मैनेजमेंट मिस्टर एफडब्ल्यू टेलर के स्टैंडर्ड यूज़ करता है। देखो मेमोरी टेक्निक भी वैसे ही बनाया हूँ कि आप लोगों को उससे रिलेटेड वर्ड रहे, वहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर के बारे में ही लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ, है ना? एमआरएफ टायर कौन नहीं जानता? आज के ज़माने में सब जानते हैं एमआरएफ टायर, है ना? एमआरएफ का मैनेजमेंट मिस्टर एफडब्ल्यू टेलर, मतलब जो टेलर जी ने बनाया है, मिस्टर एफडब्ल्यू टेलर के स्टैंडर्ड यूज़ करता है।
कितनी अच्छी बात है। एमआरएफ का मैनेजमेंट क्या यूज करता है, एक बार बोलो आप लोग। मैनेजमेंट, एमआरएफ का मैनेजमेंट मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर का स्टैंडर्ड यूज करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इतने सारे जो है अपने प्रिंसिपल्स है ना। पहला था टास्क आइडिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 थे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिक। उसके बाद जो है साइंटिफिक सिलेक्शंस, डिवीजन ऑफ वर्क, इंसेंटिव वेज रेस सिस्टम, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, मॉडर्न मशीन्स, स्टैंडर्डाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, आइडियल कॉस्टिंग, अकाउंटिंग सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो बहुत सारे। तो इसके अब मेमोरी टेक्निक देखो कैसे काम करेगा। एमआरएफ, एम से क्या है, एम से है मॉडर्न मशीन, क्या है दोस्तों, मॉडर्न मशीन है ना। आर से क्या है तो वेज रेट सिस्टम, इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। एफ से क्या है तो फैटिक स्टडी, क्या है, फैटिक स्टडी। फिर उसके बाद क्या है मैनेजमेंट से मोशन स्टडी, मैनेजमेंट से क्या है मोशन स्टडी। फिर उसके बाद है मिस्टर, मिस्टर से एम से है मटेरियल्स, एम से मटेरियल, आई से आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एस से है साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग, और टी से है टास्क आइडिया, ई से है एक्सपेरिमेंट, और आर से है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ऐसे मिस्टर से है। एफ डब्ल्यू से क्या है, एफ से फंक्शनल, और डब्ल्यू से है डिवीजन ऑफ वर्क, और टेलर से है टाइम स्टडी, और लास्ट जो है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऐसे दोस्तों हमारा मेमोरी टेक्निक यहाँ पे पूरा जो है कवर करता है हर एक पॉइंट, और एक्सपेरिमेंट के अंदर जो 3 पॉइंट है वो भी इसमें कवर अप है। ठीक है, तो आप लोग, तो इसी के साथ दोस्तों टेलर बाबा के जो प्रिंसिपल्स है और हमारे टेक्निक्स है, जो टेलर बाबा के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स जो है हमारा इस लेक्चर में समाप्त होता है। मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी डाउट मेरे से पूछिए, मैं रिप्लाई करने वाला हूँ आप लोग का, है ना। और हमारे चैनल को अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स, सीजी बोर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स तक आप लोग इसको पहुँचाने का काम करेंगे ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना दोस्तों। और ये जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहने हैं, समरी बनाना है इसका, ताकि हम लोग को बुक जो है दोबारा ना देखना पड़े और हम लोग का अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और ये सब पार्ट जो है खत्म करेंगे, और हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।